Hello and welcome. This is part 5 of the chapter India's Foreign Policy, and in this part, we are going to talk about the relationships between India and Russia. Okay, so let's begin. Now, I'm going to discuss the relationship in two broad categories. One is the relations during the Cold War period, and then after the Cold War period till present. Okay, so actually during the Cold War, you all know that USSR got disintegrated in 1991. So during the Cold War period, the more appropriate term to refer would be USSR or Soviet Union, not Russia. Okay, after the disintegration in 1991, Russia, being the biggest and the most powerful and influential republic of USSR, inherited all the treaty obligations of USSR. So Russia becomes the successor state of USSR after the disintegration in 1991. Okay, so after 1991, we can refer to this relationship to as between India and Russia, but उसके पहले सोवियत यूनियन या यूएसएसआर कहना ज़्यादा अप्रोप्रिएट होगा. ठीक है, तो अभी अगर जब हम कोल्ड वॉर के टाइम में इंडिया के रिलेशनशिप डिस्कस कर रहे हैं, तो इसके लिए आप अगर यूएसएसआर टर्म यूज़ करें तो वो ज़्यादा अच्छा होगा. ठीक है, so now the relationship between India and USSR or India Russia is one of those kinds in the world which is very rare to be seen. हमेशा आप लोग ने ये देखा है कि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में there are no permanent friends and enemies. ठीक है, लेकिन अगर आप रशिया को देखें तो वो एक ऐसा कंट्री है दुनिया में जिसने हमेशा इंडिया का साथ दिया है. इट स्टूड बाय इंडिया इन ऑल टाइम्स, especially after independence when we required a lot of help and there were so many threats to our security also coming from Pakistan, coming from China. In all those times, Russia has shown, USSR has shown that we can trust this country. तो ये एक बहुत लॉन्ग लास्टिंग रिलेशनशिप है और ये बहुत स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप है. अगर किसी भी कंट्री से आप वर्ल्ड में कंपेयर कर लीजिए इंडिया के रिलेशनशिप को, तो स्ट्रॉन्गेस्ट रिलेशनशिप नो डाउट इज बिटवीन इंडिया एंड रशिया. ओके, आप पॉलिटिकल रिलेशनशिप देखते हैं. आप लोग ने बहुत सी चीज़ें अगर थोड़ी थोड़ी अगर आप मैं बिल्कुल रेफरेंसेस दूं तो इस रिलेशनशिप के बारे में आप ऑलरेडी जानते हैं. ओके, how can I say that in the politics of planned development you have seen that India adopted its 5-year plan model from USSR. ठीक है, हमने वो वहाँ से लिया और उसके बाद उस 5-year plan model में जब अपना इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर ले डाउन कर रहे थे, then USSR came to our help in a big way in providing the technology that was required and also providing the finance that was required in a great way. Okay, तो ये रिलेशनशिप थोड़ी बहुत आपको आइडिया है. ठीक है, अब यूएसएसआर क्यों इंडिया के इतना हेल्प करना चाह रहा था और क्यों इतना हेल्प करने के लिए आया, उसका भी कारण है. कारण ये है कि ड्यूरिंग द कोल्ड वॉर इंडिया led the non-aligned movement. Okay, soon as India became independent, we decided to follow an independent foreign policy as well, and we did not favor joining any group. तो इंडिया was staunchly against कि हम किसी भी ग्रुप को खुद भी ज्वाइन करें और कोई भी कंट्री जो न्यूली इंडिपेंडेंट हो वो किसी पावर ग्रुप को, यूएसए और यूएसएसआर जो दो पावर ग्रुप्स एग्जिस्ट करते थे उनमें से किसी को भी ज्वाइन करें. ठीक है, तो इंडिया ने एक नॉन अलाइंड पॉलिसी अडॉप्ट की और उसकी वजह से यूएसए को इंडिया का साथ नहीं मिला और यूएसए ने इसलिए पाकिस्तान को साथ लिया टू फुलफिल इट्स एम्बिशंस इन द एशियन रीजन. जो आपका स्पेशली जो वेस्ट एशियन, जो मिडिल ईस्ट, ये जो हाँ वेस्ट एशियन रीजन है जहाँ पे अफगानिस्तान में जो यूएसए का फॉरेन पॉलिसी ऑब्जेक्टिव था उसको सर्व करने के लिए उसको एक कंट्री की इस रीजन में आवश्यकता थी और चूंकि इंडिया का साथ वहाँ नहीं मिल सकता था इसलिए उसने पाकिस्तान का साथ लिया. अब जब यूएस पाकिस्तान अलाइन हो गए हैं, देन यूएसएसआर विल आल्सो try to find a strong ally in the region, and that was the reason why USSR leaned to the side of India, though India had declared itself to be non-aligned theoretically.
ठीक है। तो यूएसएसआर उससे नाराज होने के बजाय उसने उस हर तरीके से इंडिया को मदद पहुंचाने की कोशिश की जो वो कर सकता था, गिविंग द सर्कमस्टांसेस। ओके, सो यूएसएसआर, सोवियत यूनियन एक्सरसाइज वीटो इन द यूएन सिक्योरिटी काउंसिल। यूएनएससी इज द शॉर्ट फॉर्म ऑफ यूएन सिक्योरिटी काउंसिल to block anti-India initiatives on Kashmir issue in 57 and 62। खाली यही नहीं है, और उसके बाद फिर उन्होंने 71 में जब इंडो पाक वॉर चल रही थी उस दौरान सोवियत यूनियन ने 3 बार अपना वीटो पावर यूज किया था टू ब्लॉक द अटेम्प्ट टू स्टॉप इंडिया फ्रॉम द ऑनगोइंग मिलिट्री कैंपेन। ओके, तो इंडो पाकिस्तान वॉर में इंडिया का जो पोजीशन था, 71 वॉर जो था उसमें इंडिया का पोजीशन बहुत स्ट्रॉन्ग था। तो इंडिया ये चाह रहा था कि पूरा ये एक्सपीडिशन जो हमारा है मिलिट्री एडवेंचर, इसको कंप्लीट करें और बांग्लादेश को इंडिपेंडेंट कराएं, लेकिन उसमें सीज फायर लगाने की कोशिश की जा रही थी बाय यूएन सिक्योरिटी काउंसिल, जिसको कि रोकने का काम इसको वहां पे वीटो किया यूएसएसआर ने। तो यूएसएसआर ने इनडायरेक्टली इंडिया को इसमें बहुत बड़ी हेल्प की थी, डायरेक्टली भी की थी जब यूएसए ने अपनी फोर्सेस भेजी इन फेवर ऑफ पाकिस्तान की हेल्प के लिए, तो तुरंत ही यूएसएसआर ने भी अपनी जो नेवल फ्लीट थी वो बे ऑफ बंगाल में भेज दी थी टू हेल्प इंडिया। ओके, और वैसे भी अगर आप देख लीजिए तो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में कोई भी इशू अगर वो इंडिया के फेवर में जाता है तो हमेशा यूएसएसआर उसमें इंडिया को सपोर्ट करता है। ऑन एनी क्वेश्चन दैट इज बीइंग रेज्ड इन यूएन सिक्योरिटी काउंसिल, यूएसएसआर हैज ऑलवेज एंड नाउ रशिया कम्स टू द साइड ऑफ इंडिया। सो इट्स अ स्ट्रॉन्ग अलाई ऑफ इंडिया इन द UN Security Council. Okay, then USSR remained neutral during the 1962 Indo-China War. This is very important. Why it is important? Because if you see USSR and China fall into the same leftist regime. ठीक है, तो दोनों ही जगह पे कम्युनिस्ट गवर्नमेंट्स थे, लेकिन उसके बावजूद, और दोनों के रिलेशनशिप्स बहुत स्ट्रॉन्ग है, बट उसके बावजूद यूएसएसआर रिमेन न्यूट्रल ड्यूरिंग द 1962 कॉन्फ्लिक्ट एंड आफ्टर द 1965 वॉर हमारा पाकिस्तान के साथ हुआ था। आफ्टर दैट वॉर यूएसएसआर ब्रोकर्ड अ पीस बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। अगर आपको याद हो तो 1965 वॉर के बाद जो पीस अग्रीमेंट हुआ था बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान वाज साइंड इन ताशकंद, विच इज द कैपिटल ऑफ उज्बेकिस्तान नाउ, बट एट दैट टाइम ये यूएसएसआर का पार्ट हुआ करता था, उज्बेकिस्तान। ठीक है, तो ताशकंद में ये पीस अग्रीमेंट साइन हुआ था। इट वाज ब्रोकर्ड बाय यूएसएसआर, जिसको अटेंड करने के लिए लाल बहादुर शास्त्री गए थे। और आफ्टर साइनिंग द ताशकंद अग्रीमेंट ऑन 10 जनवरी 1966 जो लाल बहादुर शास्त्री की डेथ हो जाती है वहाँ पे हार्ट अटैक से। ओके, तो ये भी दिस पीस अग्रीमेंट वाज आल्सो ब्रोकर्ड बाय यूएसएसआर। इस फोटो में आप देख सकते हैं नेहरू और कुशरेफ को। ये बहुत फेमस फ्रेंडशिप्स हैं कुछ वर्ल्ड की, उनमें से एक ये है। 1971 में मतलब दिस वाज 1971 इंडो सोवियत ट्रीटी ऑफ पीस एंड फ्रेंडशिप वाज अ जेनिथ of cooperation between India and USSR. 71, you all know, I just explained you that we were expecting a war with Pakistan, and since USA had come to the side of Pakistan, we also needed a big ally, and that we found in Soviet Union. और हमने सोवियत यूनियन के साथ 20 years treaty peace and friendship and cooperation की साइन की, जिसका एक important clause था that an attack on either of the power would be considered an attack on both of them. और ये एक तरह से एक मिलिट्री पैक्ट थी, जिसकी वजह से ये कहा गया था कि इंडिया डेविएटेड फ्रॉम द पाथ ऑफ नॉन अलाइनमेंट, विच इज नॉट ट्रू टू से, बिकॉज दैट वाज आवर नेशनल इंटरेस्ट एंड दैट वी साइंड कीपिंग इन माइंड दैट आवर नेशनल इंटरेस्ट ओनली। ठीक है, तो इतना आप लिख सकते हैं पॉलिटिकल रिलेशंस बिटवीन इंडिया एंड यूएसएसआर। Next, if you see economic relations, I already told that USSR provide technical assistance to India in laying down the establishing core industries in India. और अगर आप देखिए तो हमारे जो स्टील प्लांट्स हैं भिलाई, बोकारो, विशाखापट्टनम, ये सब सोवियत असिस्टेंस से बने। हैवी मशीनरी प्लांट लाइक BHEL, दैट इज भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड, या फिर एनर्जी सेक्टर में आप जाइए तो ONGC, ये सब सोवियत हेल्प से स्टैब्लिश हुआ था। इन फोटोज में आप देख सकते हैं इंदिरा गांधी और ब्रेजनेव को, बहुत ही नोन फ्रेंडशिप्स हैं ये वर्ल्ड पॉलिटिक्स में। एंड दिस इज मिखाइल गोर्बाचेव
एंड राजीव गांधी, मिखाइल गोर्बाचेव जो 85 में बने थे वहाँ के प्रीमियर, और राजीव गांधी जो 84 में बने थे हमारे प्राइम मिनिस्टर। इन दोनों की फ्रेंडशिप वेल नोन फ्रेंडशिप है इन इंटरनेशनल पॉलिटिक्स। ओके, and if you see, yes, this is very important. Soviet Union accepted Indian currency for trade when India was very short of foreign exchange. और अभी भी जो इंडो रशियन ट्रेड होता है उसमें सोवियत यूनियन ये कहता है कि वी वांट द पेमेंट इन इंडियन करेंसी, तो हमेशा से इंडियन करेंसी को एक्सेप्ट करते हैं, एंड दिस इज बेनिफिशियल फॉर अस बिकॉज इट सेव्स आवर फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स। ओके, ये हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स के लिए बहुत फायदे की बात है। देन मिलिट्री एंड स्पेस टेक्नोलॉजी में आप देखिए तो इसरो की फर्स्ट सैटेलाइट आर्यभट्ट वाज लॉन्च्ड बाय सोवियत यूनियन because we did not have a launcher at that time. Then Rakesh Sharma, who was the first Indian to be in space in 1984, he flew aboard the Soviet spacecraft Soyuz. Okay, हमारा उनसे जो टाई अप है वो बहुत है स्ट्रॉन्ग है। चंद्रयान 2 अगर वो मिशन आपने डिटेल में पढ़ा हो तो उसमें भी जो उसके कुछ कंपोनेंट्स थे वो रशिया बनाने वाला था, बट डिले हो रही थी, इसलिए वो कंपोनेंट्स भी इंडिया ने बनाए, बट द कोऑपरेशन हैड ऑलवेज बीन एक्सटेंडेड बाय सोवियत यूनियन। Then 1991, about 70% of India's Army's armament, 80% of the Air Force system, 85% of the naval platforms were all of Soviet origin. तो हमारे जो डिफेंस इक्विपमेंट्स है, डिफेंस जो हार्डवेयर है वो बहुत ज़्यादा एक्चुअली उसका मेन सप्लायर सोवियत यूनियन रहा है, और अभी भी हमारा जो एक बहुत लार्ज क्रंच है डिफेंस सप्लाईज का विच कम्स फ्रॉम रशिया। ओके, now we go on to see the relationship between India and Russia, 21st century relationship between India and Russia. So now in 1991 two things happened. One was the economic liberalization in India, okay, and then the disintegration of Soviet Union. Okay, so economic liberalization was introduced in India and the Soviet Union was dissolved. दो चीज़ें हुई। अब सोवियत यूनियन जब डिसॉल्व हुआ था तो फॉर दैट अबाउट आफ्टर दैट अबाउट फॉर अ डिकेड, एक दशक तक उधर सोवियत यूनियन में बड़ी जो उसके रिपब्लिक्स इंडिपेंडेंट हुए थे उनको करीब 10 साल का समय लग गया वापस खड़े होने के लिए। वो आप लोगों ने पढ़ा हुआ है चैप्टर 2 में। तो ये 10 साल के समय में, और चूंकि इंडिया ने भी इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन अपना लिया था, लिबरलाइजेशन की पॉलिसी अपना ली थी, इस 10 साल के समय में द रिलेशनशिप बिटवीन इंडिया एंड रशिया वो थोड़े लो प्लेटफॉर्म पे रही, उसमें हम कुछ ज़्यादा डेवलपमेंट नहीं देखते हैं। और इस समय जो रिलेशनशिप था, यूएस जो है वो इंडिया के क्लोज आ जाता है बिकॉज मेनली ऑफ इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन, ठीक है। लेकिन जैसे ही व्लादिमीर पुतिन बनते हैं रशिया के प्रेसिडेंट इन 2000, तो 2000 में व्लादिमीर पुतिन बिकम्स द प्रेसिडेंट ऑफ रशिया, एंड देन द बायलैटरल टाइज बिटवीन द टू कंट्रीज स्टार्टेड इम्प्रूविंग आफ्टर अ डेकेड ऑफ पोस्ट सोवियत कंफ्यूजन एंड स्टैग्नेशन, ठीक है। तो अब हम ट्रेड रिलेशंस को पहले देखते हैं बिकॉज ट्रेड दिस एरा 21st सेंचुरी इज द एरा ऑफ इकोनॉमिक रिलेशंस, सो इकोनॉमी इज डोमिनेटिंग। सो ट्रेड रिलेशंस को देखते हैं तो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट एग्जिस्ट बिटवीन इंडिया एंड रशिया। रशिया इन्वेस्टिंग अ लॉट इन इंडियाज मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट, और इसमें कैसे इन्वेस्ट कर रहा है कि अब हम जॉइंट प्रोडक्शन पे एम्फसाइज कर रहे हैं कि जो चीज़ें बनेंगी वो इंडिया में बनेंगी, और उसमें टेक्निकल असिस्टेंस हम डिफरेंट कंट्रीज़ का लेंगे। तो इसमें काफ़ी असिस्टेंस इन्वेस्टमेंट रशिया की साइड से आ रहा है। एंड बिल्डिंग स्मार्ट सिटीज़ ऑल्सो विच इज one of the main projects of the Modi government. Okay, so in terms of investment, if we see the two countries had set a target of $30 billion, ओके, बाय 2025। तो ये इन्वेस्टमेंट टारगेट सेट किया गया था कि हम लोग $30 बिलियन तक का इन्वेस्टमेंट एक दूसरे कंट्रीज में करेंगे बाय 2025, बट दिस गोल वाज रीच्ड बाय 2017। 2017 में ही हमारा जो इन्वेस्टमेंट था वो $30 बिलियन तक पहुंच गया। देन दिस गोल वाज रिवाइज्ड एंड नाउ द न्यू टारगेट दैट हैज बीन सेट इज $50 बिलियन बाय 2025। Okay, so by 2025 the investment will increase, we have to increase it to $50 billion, which is a big amount.
Now, in the defense sector, if you see, the defense is the core area of our relationship, India and Russia relationship, and now we are moving from बायर सेलर. पहले हम क्या था कि सारा जितना इक्विपमेंट्स था ये हम रशिया से इंपोर्ट करते थे, बट नाउ वी आर गोइंग टू अनदर मॉडल ऑफ कोऑपरेटिव रिलेशनशिप विद जॉइंट रिसर्च, डिज़ाइन एंड प्रोडक्शन. अभी मैंने आपको बताया कि अब इस बात पे, मेक इन इंडिया के अंदर इस बात पे जोर हो रहा है कि सारा प्रोडक्शन जो है मैक्सिमम वो इंडिया में किया जाए, और उसके लिए जॉइंट रिसर्च, डिज़ाइन और प्रोडक्शन विद अनदर कंट्रीज वी कैन do that. Okay, so India is the second biggest market for Russian defense industry. In 2017, 68% of all India's hardware import was coming from Russia. 68% of India's military hardware import was coming from Russia. बहुत से जॉइंट हमारे मिलिट्री प्रोग्राम्स हैं और बहुत सारी डील्स हैं, जिसमें कि जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो है ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल प्रोग्राम है, सुखोई है, KA-226T ट्विन इंजन यूटिलिटी हेलीकॉप्टर्स हैं, नेवल फ्रिगेट्स हैं. इसमें 4 नेवल फ्रिगेट्स हमने रशिया से लेने की डील की है, और जो सबसे इम्पॉर्टेंट एट प्रेजेंट है दैट इज़ द S-400 सरफेस टू एयर मिसाइल डिफेंस सिस्टम डील, जो कि मैंने आपको इसके प्रीवियस स्लाइड में भी बताया था, प्रीवियस वीडियो में, इंडो यूएस रिलेशन के टाइम, कि ये एक ऐसी डील है जो इंडिया ने रशिया के साथ की. साइड लाइनिंग काटसा के बारे में मैंने आपको 4th वीडियो में बताया है, अगर आपको नहीं याद है तो आप फिर से उसको एक बार देखिए. तो काटसा को दरकिनार करते हुए इंडिया और रशिया ने ये S-400 सरफेस टू एयर मिसाइल डिफेंस सिस्टम की डील साइन की है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है इंडो रशिया रिलेशन में. ये भी दर्शाता है कि दो आवर रिलेशनशिप विद US is also improving a lot, but that does not mean that we are in any way going to neglect Russia, which had been always a good friend of India. ठीक है, तो हम USA के साथ रिलेशनशिप अच्छा कर रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि हम रशिया के साथ अपनी रिलेशनशिप को किसी भी तरह से इग्नोर करेंगे. ठीक है, ये एक बहुत बड़ा साइन है. Then in the field of science and energy, if we see, in the field of science, an integrated long-term program of cooperation exists, that is called ILTP. Okay, and then if you see the energy sector, that is growing very fast. Russia will assist in the construction of 12 nuclear power plants in India. एंड ऑयल एंड गैस सेक्टर में भी हमारा जो इन्वेस्टमेंट है वो बढ़ता जा रहा है, और इसको आपको लिंक करना चाहिए काटसा से, बिकॉज जब काटसा में ये लेकर आया US की ईरान के साथ जो कंट्री डील करेगा, हम उसको वो उस पे सैंक्शंस लगाएंगे, तो इंडिया को एक ऑल्टरनेटिव एनर्जी सोर्स चाहिए, और इसी के लिए वी आर मूविंग क्लोजर टुवर्ड्स रशिया, और हम वहाँ से ज़्यादा ऑयल और एनर्जी का सप्लाई वी आर लुकिंग फॉर इट, so that in future it becomes an alternate source of energy for us if there are stronger sanctions on Iran in future. ठीक है, कल्चर के अगर मैं आप एरिया में देखिए तो इंडिया एंड रशिया हिस्टोरिकली एंजॉय टाइज ऑफ कल्चरल स्वेप. बहुत लॉन्ग टर्म कल्चरल और स्कॉलरी और स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम एग्जिस्ट करते हैं इंडिया और रशिया के बीच में. ये फोटो मैंने यहाँ इसलिए लगाई कि राज कपूर, अमिताभ बच्चन, दे हैड बीन लाइक सो पॉपुलर फेसेस इन रशिया. और अगर आप लोगों ने वो सॉन्ग सुना हो, मेरा जूता है जब पानी है पतलून इंग्लिशतानी, ये एक सुपर हिट सॉन्ग हुआ करता था USSR में. ओके, तो जो इंडियन मूवीज़ हैं, इंडियन मूवी स्टार्स हैं, दे आर वेरी पॉपुलर. And I remember that during the time of Mikhail Gorbachev and Rajiv Gandhi, when he was the Prime Minister of India and Gorbachev was the President of USSR, there used to be cultural programs, exchange programs at the school level even. और बहुत सारे आर्टिस्ट एक दूसरे कंट्रीज़ में जाते थे और परफॉर्म करते थे. अगर आप लोग ने तीजन बाई वगैरह का नाम सुना हो तो ये उसी समय से बहुत पॉपुलर हुई हैं, जब इस तरह के कल्चरल एक्सचेंज प्रोग्राम्स बहुत पीक पर थे बिटवीन इंडिया एंड रशिया. ओके, so I think that much is enough for this video. See, I'm getting a lot of queries कि ये जो कंटेंट मैं आपको दे रही हूँ रिलेशंस पे, ये सफिशिएंट है कि नहीं, और इसको एग्जाम में लिख सकते हैं कि नहीं.
देखिए सीबीएसई ने जो अपडेट्स किए हैं सिलेबस में, उसमें इंडियाज फॉरेन पॉलिसी में आपका बेसिक फीचर्स ऑफ इंडियाज फॉरेन पॉलिसी है, देन इंडियाज रिलेशनशिप विद चाइना, यूएसए, रशिया एंड इजराइल। ओके, अब इन चारों कंट्रीज पे जैसे आपको यूएसए, चाइना और रशिया के बारे में तो थोड़ा थोड़ा कंटेंट बुक में इधर उधर मिल भी जाएगा डिफरेंट चैप्टर्स में, बट वो जो कंटेंट है वो अब के समय से काफ़ी ऑब्सोलीट हो गया है। अगर आप देखें तो आपकी बुक में 2007 के बाद नया कंटेंट ऐड नहीं हुआ है। ओके, और जो रिलेशनशिप हैं बिटवीन दीज कंट्रीज आर चेंजिंग ऑन अ डेली बेसिस, मतलब हम लोग हर महीने कुछ एक नया मोड़ देख रहे हैं रिलेशनशिप में, इतनी डायनामिक हो गई है इंटरनेशनल पॉलिटिक्स। ओके, तो वो अगर आप बुक में ढूंढने चलेंगे तो वो नहीं मिलेगा, इसलिए मैं आपको लेटेस्ट इंक्लूड करके ये कंटेंट बना के दे रही हूँ। और अदरवाइज भी ऑल्सो ड्यूरिंग ऑल दीज ईयर्स जब बच्चे बोर्ड का एग्ज़ाम लिखते थे तो हम लोग ही उनको लेटेस्ट कंटेंट प्रोवाइड करते थे कि अभी जो लेटेस्ट है, जो अप टू डेट अपडेटेड कंटेंट है रिलेशंस में, वो क्या है। ओके, और वो that is definitely a part of the answers in the board exam. Okay, so you can write these points for any questions on the relationships between India with these countries. बिल्कुल बेफिक्र हो के निश्चिंत हो के लिखिए, और आपको लिखना ही चाहिए इफ़ यू वांट टू गेट गुड मार्क्स फॉर योर आंसर्स। जो बातें 2007 या 2010 तक की लिखी हुई हैं बुक में, केवल आप अगर उसको लिख कर आएंगे तो आपको पूरे नंबर उसमें नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो आप चाहे कोशिश ये करिए कि आप बिल्कुल लेटेस्ट इंफॉर्मेशन अपने आंसर्स में इंक्लूड करिए। ठीक है, तो ये 3 कंट्रीज का अभी तक मैंने आपको दे दिया है। नाउ आई विल बी नेक्स्ट वीडियो विल बी ऑन इंडो इजराइल रिलेशंस, इंडिया एंड इजराइल रिलेशंस, एंड देन वन मोर वीडियो ऑन इंडियाज न्यूक्लियर पॉलिसी फॉर दिस चैप्टर। आई नो द कंटेंट, ये जो वीडियोज हैं वो भी लंबे हो रहे हैं, बहुत सारे वीडियोज भी बन रहे हैं, और उसका बेसिकली रीज़न ये है कि क्लैरिटी नहीं है, बोर्ड ने कोई कंटेंट आपको प्रोवाइड किया नहीं है, तो मैं वो कोशिश कर रही हूँ कि उतना कंटेंट दो जितना आपको सफिशिएंट हो, कोई भी क्वेश्चन आए आपको इस कंटेंट में उसका आंसर जरूर मिल जाए। ओके, so for that purpose we have to bear it. Fine, so thank you for watching, keep giving me your feedbacks that guide me better, and thank you, and share and subscribe and like the video if you think it is helpful for you. Thank you so much. Bye bye.